इसलिए वहाँ पर आंदोलन हो रहा है। और सरकारें लगी हुई हैं कि नहीं साहब अभी तो हमें और खनन वगैरह करने दो। उत्तर प्रदेश, बिहार में, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में 55-60 डिग्री में जी लोगे, ये बता दो तुम्हारे एसी काम करने वाले हैं? एक बार को कल्पना ही करके देखो तुम्हारे एसी का क्या होगा 60 डिग्री में। एसी पिघल गया होगा। वैसे भी घर में नहाने को तो छोड़ दो, पीने को भी पानी नहीं होगा। नन्ही गौरैया का सोचो उसका क्या होगा। पेड़ नहीं और तापमान 55-60, उसका क्या होने वाला है? एक बार को सोचो, उसका दर्द सोचो। ये में नहीं बात समझ में आ रही और किसी सरकार में दम नहीं है कि ये बात खोल के बोले। एक भी तुम्हारी सेलिब्रिटी है जो ये बात कर रही हो तो तुमने उनको सेलिब्रिटी क्यों बना रखा है? एक भी तुम्हारा नेता है जो ये बात कर रहा हो, तुमने उनको नेता क्यों बना रखा है? एक भी मीडिया चैनल है जो ये बात कर रहा हो, नहीं तो तुम उनको देखते क्यों हो? जिस सबसे मुझे अफसोस होता है जिस बात का, जो ये करतूतें कर रहे हैं वो सबसे बाद में मरेंगे। सबसे पहले इंसानों में मरेंगे जो सबसे गरीब हैं। नमस्ते सर। सर मेरा प्रश्न लद्दाख से है। सोनम वांगचुक जी क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक क्लाइमेट फास्ट कर रहे हैं और ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है जहाँ पर वो इस पृथ्वी के साथ जो भी कुछ हो रहा है उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं देख रहा हूँ कि उनके सारे एफर्ट्स के बाद भी उन्हें आम आदमी से इतना समर्थन या सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसा क्यों है? आम आदमी को पहले पता तो होना चाहिए ना कि क्लाइमेट क्राइसिस पूरी है क्या, तब समर्थन देगा ना। वो जो कर रहे हैं सोनम वांगचुक जी, वो तो एक मुद्दे पर कर रहे हैं। उस मुद्दे से जब इस देश के आम आदमी को कोई रिश्ता ही नहीं है तो लोगों की नज़र में ये एक छोटी सी बात है। वैसे भी लद्दाख दूर दराज का इलाका है, आबादी भी वहाँ बहुत कम है। एक छोटे शहर जितनी पूरे लद्दाख के विस्तार की आबादी है। आम आदमी को अगर पता हो कि दुनिया में अगर अभी 800 करोड़ लोग हैं और उसमें से 300 करोड़ लोग हैं वर्तमान में ही जिनको ठीक खाना नहीं मिल पाता है, 240 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खाना मिल भी पाएगा कुछ निश्चित नहीं होता है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं। और लगभग 80-90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अनिवार्यतः भूखे सोते हैं। ये बात आम आदमी को पता है क्या? इसका क्लाइमेट से क्या रिश्ता अभी बताऊंगा। 800 करोड़ की दुनिया की आबादी, उसमें से 300 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खाना मिल तो रहा है पर वो खाना पोषण में कमज़ोर है, ठीक ठाक नहीं है। वो खाना खा करके आप एक स्वस्थ ज़िंदगी नहीं जी सकते। 240 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका पक्का नहीं होता कि उन्हें खाना मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और 80-90 करोड़ ऐसे हैं जिनका पक्का होता है कि इनको खाना नहीं ही मिलना है। और क्लाइमेट चेंज से जो प्रमुख फसलें हैं सब की सब, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये इनकी ईल्ड में 15 से 25% की कमी आनी है। और ये सारी की सारी कमी जाकर किनके ऊपर टूटेगी? उन्हीं के ऊपर जिनकी परचेजिंग पावर, खरीद पाने की क्षमता सबसे कम है। साधारण डिमांड और सप्लाई का नियम तो जानते हो ना। जब किसी चीज की सप्लाई कम होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। जब प्राइस बढ़ेगा तो कौन नहीं खरीद पाएगा? अमीर लोग। जो गरीब है वही नहीं खरीद पाएगा। और जो गरीब है वो वैसा है जो अभी ही खाने को नहीं पा रहा। और जो दुनिया के 80-90 करोड़ लोग हैं ना जो रोज भूखे सोते हैं, इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में है। और यही लोग, हमारे भारतीय लोग ही, जो या तो भूखे सो रहे हैं या जिनको खाने की आपूर्ति की भी कोई गारंटी नहीं है, या जिनको खाना मिलता तो है पर ऐसा नहीं होता कि उसमें सब पोषक तत्व हों। इन्हें ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्लाइमेट के साथ क्या होने जा रहा है।
अरे होगा, कोई आमरण अनशन कर रहा होगा, हमें क्या लेना देना। तुम्हें ये लेना देना कि तुम भूखे मरने वाले हो क्लाइमेट चेंज से, खेतों में फसलें उगनी बंद होने वाली हैं, और जिनकी वजह से खेतों में फसलें उगनी बंद होंगी उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, उनके पास बहुत पैसा है। अपनी आमदनी का वो खाने पर 1 या 2% खर्च करते हैं, बस उनके पास इतना पैसा है। वो 2% पहले खाने पे खर्च करते थे, अब 3% खर्च कर लेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाने पर सबसे ज्यादा अपनी आमदनी के अनुपात में व्यय गरीब आदमी करता है। अमीर आदमी अपनी आमदनी का 1 या 2% खाने पे खर्च करेगा, और गरीब आदमी अपनी आमदनी का 60-70% लगाता है खाने पर। जब खाना महंगा हो जाएगा क्योंकि आपूर्ति कम हो जाएगी, तो इन गरीबों का क्या होने वाला है। हम तो वैसे भी इस बात पर बड़ा फख्र अनुभव करते हैं ना कि भारत में इतने करोड़ लोगों, कितने 80 करोड़ है ना, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया जाता है। ये वो लोग हैं जिनके पास खाने के पैसे नहीं हैं। हमारी 2/3 आबादी ऐसी है जिसके पास ठीक से खाने के पैसे नहीं हैं, और क्लाइमेट चेंज की गाज सबसे ज्यादा इन पे गिरने वाली है। लेकिन इनको झुंझुना थमा दिया गया है, तमाम तरह के मनोरंजन दे दिए गए हैं, धार्मिक कलाबाजियां दे दी गई हैं, तो इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि भविष्य इनके लिए कितना भयावह है। और ये भविष्य भयावह किनके कारण होने जा रहा है? उनके कारण होने जा रहा है जिनके पास पहले ही पैसा है, और जो और पैसे की हवस में लद्दाख जैसी जगहों का दोहन करना चाहते हैं। जैसे हसदेव का जानते हो ना, वहां क्यों काटे जा रहे हैं जंगल? इसे थोड़ी जंगल काटे जा रहे हैं कि धूप नहीं आती थी, ठंड बहुत लगती थी, जंगल काट दो धूप आएगा। वहां इसलिए काटा जा रहा है कि नीचे खनिज है, मिनरल्स है, उन्हें निकालना है। वैसे ही लद्दाख में भी कुछ क्षेत्र हैं जो मिनरल रिच हैं, इसीलिए लद्दाख को स्वायत्तता नहीं दी जा रही है। वो कह रहे हैं कि भाई हमें देखने दो, हमारी जगह है, कि हमें इसका क्या करना है। करें नहीं, हम देखेंगे। जो दोहन करेंगे वहां पर जाकर के उन मिनरल्स का, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भूखे नहीं मरने वाले। लेकिन जो बेकसूर है, गरीब है, वो भूखा मरने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये बात हमें नहीं समझ में आ रही है। भाई फसलें एक निश्चित तापमान पर होती हैं, और फसलें एक निश्चित गर्मी पानी के पैटर्न में होती हैं। ये नहीं जानते हो क्या? खड़ी फसल पर पानी पड़ जाए क्या होता है, और जिन दिनों में बीज डलना है और बुआई होनी है उन दिनों में अगर पानी पड़ जाए तो क्या होता है, और पानी ना पड़े तो क्या होता है। ये सब नहीं जानते हो क्या? वो पूरा जब वेदर पैटर्न डिसरप्ट हो जाएगा तो कौन सी फसल होने वाली है। 365 में से 314 दिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के थे पिछले साल भारत में। 365 में 314 दिन, माने एक भी दिन ऐसा नहीं था जब देश में कहीं ना कहीं कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट ना हुआ हो। एक्सट्रीम वेदर इवेंट क्या होता है? 2 तरीके का होता है। एक होता है टेम्परेचर का, एक होता है प्रेसिपिटेशन का। टेम्परेचर और रेनफॉल, उसमें आप फिर साथ में साइक्लोन वगैरह भी जोड़ सकते हो। या तो गर्मी बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं, या बारिश बहुत ज्यादा है, बहुत कम हो रही है कहीं ना कहीं, या फिर कहीं पर जबरदस्त अंधड़ तूफान चल रहा है। इसमें फसलें होंगी, पर आम आदमी को बात समझ में नहीं आ रही है। आम आदमी मनोरंजन में व्यस्त है। आम आदमी के पास दूसरे मुद्दे, अगर चुनाव आ रहा है, इसमें और तमाम तरीके के टीवी में आ रहे मनोरंजन, वो देखने हैं। ये मैंने खाने की बात करी। अभी ये जब हम भूखे लोगों की बात कर रहे हैं, बड़ा एक रोचक, ट्रेजिक लेकिन रोचक आपके सामने आंकड़ा रख रहा हूं। दुनिया में करीब 50-60 करोड़ बच्चे हैं जो कुपोषित हैं। उन 50-60 करोड़ में 10-20 करोड़ ऐसे हैं, या 8-10 करोड़, जिनको वेस्टेड कहते हैं। कुपोषित है उन्हें स्टंटेड वाले बोल देते हैं, और जो उनसे भी गई गुजरी हाथ में उन्हें बोलते हैं वेस्टेड। और जितने वेस्टेड बच्चे हैं दुनिया में, लगभग उतने ही ओबीज और ओवरवेट बच्चे भी हैं। माने एक तबका है जिसके बाद इतना ज्यादा है कि उसके बच्चों की समस्या यह है कि ऐसे मोटे मोटे थुल निकल रहे हैं, और एक बहुत बड़ा तबका है जिसके बच्चों के पास खाने को नहीं है। जिनके खाने को नहीं है उनकी तादाद बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। ये जिन भूखे लोगों की मैंने बात करी ना, आपको क्या लगता है दुनिया ज्यादा प्रॉस्परस हो रही है, समृद्ध हो रही है? जिन भूखे लोगों की मैंने बात करी, पिछले 5 साल में ही इनकी तादाद में 20 करोड़ की वृद्धि हो गई है। दुनिया में भूखों की संख्या बढ़ती जा रही है, और उसका बहुत बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज है। हम भूखे मर रहे हैं,
हमारे भाई बहन भूखे मर रहे हैं और उसका कारण क्लाइमेट चेंज है, और हम उसकी बात भी नहीं करना चाहते। ये मैंने अभी खाने की चीजों की बात करी, अब पीने की चीज पर आ जाओ, पानी। दुनिया के 100 शहर हैं जिनमें एक्सट्रीम वाटर स्केर्सिटी होने वाली हो, जो बेंगलोर में भी देख रहे हो ना, हाँ वो चीज। और उनमें से 30 शहर भारत में हैं, और भारत के 30 शहरों में बेंगलोर का नंबर तो टॉप 10 में आता भी नहीं है, या शायद 10वें नंबर पर होगा, देख के बोलना। और हमें होश नहीं है, हम सिर्फ भूखे ही नहीं, प्यासे मरने वाले हैं। और अगर इस बात के लिए कहीं कोई आंदोलन हो रहा है तो हमारे कान पे जूं नहीं रेंग रही है। ठीक बोल रहा हूं? इस लिस्ट में 10वें नंबर पे है, पर इसके अलावा भारत के 30 शहर हैं इसमें। हाँ, मैं इनके नाम लूँ अभी यहाँ पे? हाँ, हाँ। जी, कम से कम जो पहले 5 है उनके तो लो। जी, जयपुर, इंदौर, थाने, वडोदरा, श्रीनगर, और इसके अलावा फिर बाकी अन्य राज्यों से भी अलग अलग शहर हैं। हम भूखे और प्यासे दोनों मरने वाले हैं। बस ये है कि जिनके पास पैसा है वो कहेंगे चलो पानी की बोतल 1000 रुपए की भी आ रही है तो ले लेते हैं, गरीब क्या करेगा। और भारत देश तो अभी भी गरीबों का ही है। फिर याद करिए कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया जा रहा है, माने सब गरीब हैं। इनका होने क्या वाला है हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमारा क्या होने वाला है। हमें तरह तरह के नशे दे दिए गए हैं और उनमें धुतते हैं हम। क्लाइमेट चेंज के इतने तरह के उपद्रव हैं, ऐसे ऐसे परिणाम हैं, मुझे समझ में नहीं आता मैं कौन सा छोर पकड़ूं, कहां से बात शुरू करूं, किधर को ले जाऊं। सूखने से पहले बाढ़ आएगी, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पहले पहल क्या आती है, तो पहले तो बाढ़ आएगी। पहले बाढ़ आएगी, फिर एकदम पूरा सूखा पड़ जाना है। जिस लद्दाख की वहां पर बात हो रही है भाई, वो हिमालय का हिस्सा है। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पहले पहल क्या होगा, भारत की 150 करोड़ की आबादी में से आधी से ज्यादा जो हिमालयन रिवर्स हैं उन पर आश्रित है, पूरा उत्तर भारत। और ज्यादातर उत्तर भारत की नदियां हिमालय से ही अपना पानी पाती हैं। जब इतनी तेजी से ग्लेशियर पिघलेगा तो बाढ़ आएगी, और उसके बाद कुछ नहीं। अपनी नदियां देखने को तरस जाओगे, नदियां नहीं है। और ये बहुत आगे की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये बात हम अभी की कर रहे हैं। ये सब कुछ अगले कुछ सालों में, कुछ दशकों में होने जा रहा है। लद्दाख में ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण जो वहां के की झीलें हैं और तालाब हैं वो खतरनाक स्तर तक भर गए हैं। जब उतना भर जाते हैं तो फटते हैं, और जब फटते हैं तो निचले इलाकों में बाढ़ आती है। वैसे ही कुछ हुआ था कुछ साल पहले, कितने साल पहले आप देख लीजिएगा, कि वहां पर एक भारी झील भर गई थी। तो इन्होंने, सोनम वांगचुक ने कहा कि एक दूसरे तरीके से इसमें साइफनिंग कर देते हैं पानी की। सरकार मानी नहीं, सरकार ने उसमें ब्लास्ट कर दिया, नीचे खूब तबाही आई, फसलें उड़ गईं, पुल उड़ गए, जान माल हर तरह की तबाही हुई। फिर बाद में सिक्किम में वैसी स्थिति आई तो इनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि आप जिस साइफनिंग की बात कर रहे हो कर दीजिए ताकि जल स्तर थोड़ा कम हो जाए तो बच जाएं हम। बात समझो, आप नहीं समझ सकते कि कितनी बर्फ जमा है ये हिमनदों में। इन्हें हिमनद बोलते हैं, कि एक नदी में कुल जितना पानी हो सकता है उतना पानी एक ग्लेशियर में है, हिमनद। और वो पानी जब पिघलेगा तो क्या होगा, कैसी तबाही आएगी, और पिघल रहा है। और उसके पिघलने से, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि एक बहुत गंदा फीडबैक साइकिल शुरू होता है। बर्फ का रंग सफेद होता है, बर्फ पर जब धूप पड़ती है तो बर्फ उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन जैसे जैसे बर्फ पिघलती जाती है, और बहुत तेजी से पिघल चुकी है, पिघल रही नहीं है, पिघल चुकी है, वैसे वैसे बर्फ के नीचे की जो मिट्टी और चट्टाने हैं वो एक्सपोज होते जाते हैं और वो सूरज की रोशनी को सोखते हैं।
बर्फ नहीं सोखती, वो सोखते हैं। जब वो सोखते हैं तो गर्म होते हैं, वो गर्म होते हैं तो बर्फ और पिघलती है। जब बर्फ और पिघलती है तो रॉक्स और ज़्यादा एक्सपोज होती हैं। जब रॉक्स और ज़्यादा एक्सपोज होती हैं तो वो और ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करती हैं। जब वो और ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करती है, बर्फ और पिघलती है, बर्फ और पिघलती है तो और ज़्यादा रॉक्स एक्सपोज होती हैं। ये एक ऐसे निगेटिव फीडबैक साइकिल चलता जाता है। और वही जो पानी है जो पिघल रहा है, जब उस पर धूप पड़ती जाती है और तापमान बढ़ता जाता है तो पानी क्या बन जाता है? भाप, वाटर वेपर, H2O। और H2O अपने आप में ग्रीन हाउस गैस होती है। ग्रीन हाउस गैस कोई सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज्यादा बड़ी ग्रीन हाउस गैस मीथेन है। N2O, H2O, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ओशंस हमारे कार्बन सिंक्स हुआ करते थे, वो अब कार्बन सिंक्स की जगह कार्बन एमिटर्स बन गए हैं, क्योंकि पानी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। लेकिन उनका तापमान इतना बढ़ गया है कि अब वो कार्बन एमिटर्स होते जा रहे हैं। एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस। बात कुछ कुछ समझ में आ रही है? पानी का जल स्तर, अब ये जो पिघलेगा पानी, जो ये बड़े बड़े ग्लेशियर है, ग्लेशियर सिर्फ लद्दाख में नहीं है, हम आर्कटिक की, अंटार्कटिक की भी तो बात करेंगे। वहां से जो पिघलता है पानी, वो जाता है समुद्रों में, और उससे समुद्रों का जल स्तर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, हमारे बंबई जैसे शहर बचने वाले हैं क्या? जितने हमारे तटीय शहर हैं, चेन्नई, मुंबई, इन सब की जनसंख्याएं बहुत बहुत खतरे में आ चुकी हैं, और वो खतरा कहीं से टल नहीं रहा है। 2015 में पेरिस में बड़ा समझौता हुआ था, और 2015 के बाद से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन घटने की जगह और बढ़ गया है। हाँ, जिस गति से पहले बढ़ रहा था उस गति से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन कम नहीं हो रहा, और बढ़ रहा है। आप पहले ही एक बहुत खतरनाक हालत में थे, आपकी हालत और खतरनाक हो रही है। और इसको जो वैज्ञानिक हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट्स हैं, वो कह रहे हैं वी आर एक्सिलरेटिंग टूवर्ड्स आवर डूम। वी आर नॉट जस्ट मूविंग टूवर्ड्स आवर डिस्ट्रक्शन, वी आर एक्सिलरेटिंग टूवर्ड्स आवर डिस्ट्रक्शन। जो क्लाइमेट गोल्स हमने अपने लिए निर्धारित करे थे, क्लाइमेट गोल ये है कि भाई हमें रोकना है 1.5 डिग्री पर, जो एवरेज राइज इन टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री पर अगर रोकना है, तो आज आप जितना एमिशन करते हो कार्बन डाइऑक्साइड का, इससे लगभग 42% कम, माने आधा करना पड़ेगा इसको 2030 तक। आपको लग रहा है कोई भी सरकार दुनिया भर में गंभीर है ये करने में? 1.5 डिग्री छोड़ दो, अगर 2 डिग्री पर भी रोकना है तो आपको 28% कम करना पड़ेगा। कम छोड़ दो तो बढ़ रहा है, माइनस में जाने की जगह तो और प्लस में जा रहा है। लेकिन आम आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी के पास झुंझुने हैं और न जाने कहां पर मगन है, कौन से उसके पास मुद्दे हैं। देखो ना टीवी में, सोशल मीडिया में कौन से मुद्दे चल रहे हैं। उनसे क्लाइमेट चेंज की बात करो तो कहते हैं हाँ, होक्स है, होक्स। यही होंगे जो मरेंगे सबसे पहले। पिछले 40 सालों में हम अपनी आधी से ज्यादा वाइल्ड लाइफ खत्म कर चुके हैं। क्यों? डिफॉरेस्टेशन, जो कि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा कारण है। आप ये समझ पा रहे हो? पृथ्वी पर जीव जंतुओं की जितनी प्रजातियां हैं, उनमें से आधी से ज्यादा हमने सिर्फ पिछले 40 साल में खत्म कर दी, हमेशा के लिए। वो अब कभी लौट के नहीं आएंगे। और खत्म करने की दर हर साल के साथ बढ़ती जा रही है। क्योंकि हमें अपनी आबादी बढ़ानी है। आम आदमी तो इसमें लगा हुआ है ना, मैं, मेरा घोंसला, घोंसले में मैं, मेरी चिड़ैया और हमारे अंडे।
इस पूरी चीज का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या। एकमात्र कारण आप कह सकते हो जनसंख्या है। बाकी आप रिसाइकलिंग और प्लास्टिक और इस तरह के झुंझुने बजाते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। मैं आपको वो दिखा चुका हूं कि इस तरह के झुंझुने जो आप बचाते हो ना और बोलते हो मैं क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए ये सब कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं कि मैं 1 किलोमीटर गाड़ी कम चलाता हूं और मैं घर में इस तरह के बल्ब लगाता हूं और मैं प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करता हूं। इन सब कामों को मिला करके भी 5% फर्क नहीं पड़ना, 95% फर्क पड़ना है आबादी से। आबादी नहीं कम होगी तो इस महाविनाश को आप नहीं रोक सकते हो। ये जो पूरा हिमालय का क्षेत्र है, दुनिया भर के वैज्ञानिक कह रहे हैं ये एक इकोलॉजिकल डिजास्टर बन चुका है। इसलिए वहां पर आंदोलन हो रहा है। और सरकारें लगी हुई हैं कि नहीं साहब अभी तो हमें और खनन वगैरह करने दो। जब आप खनन करते हो उससे कार्बन निकलेगा ना। आप कुछ कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो आप, चाहे आप वो टूरिज्म एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उससे सूट निकलता है। क्या निकलता है? सूट। वो छोटे छोटे महीन टुकड़े होते हैं कार्बन के, जैसे आपके व्हीकल के एग्जॉस्ट से निकलते हैं। वो जब बर्फ पे पड़ेगा तो बताओ क्या होगा? वो जो सूट है, अरे जला हुआ ईंधन, धुआं, वो जब बर्फ पे पड़ेगा धुआं तो क्या होगा? बर्फ कैसी हो जाएगी? बर्फ काली होते ही क्या करेगी? हीट एब्जॉर्ब करेगी। हीट एब्जॉर्ब करते ही वो पूरी पिघल जानी है। ये हो रहा है लद्दाख में। लद्दाख का बहुत फ्रेजाइल, बहुत कह लो कमजोर एक और अब नाजुक इकोसिस्टम है। वो नहीं बर्दाश्त कर रहा है ये जो चल रहा है। हम महाविनाश की कगार पर खड़े हुए हैं, लोगों को होश नहीं आ रहा। लोग किस में मगन हैं कि हमें तो जीडीपी चाहिए, जीडीपी, क्योंकि विकास माने जीडीपी होता है। इस साल में ही, अब भविष्य की नहीं वर्तमान की बात, इस साल में ही भारत के जीडीपी को 10% की चोट पड़ी है मात्र क्लाइमेट चेंज के कारण। और आगामी वर्षों और दशकों में ये चोट 30 से 40% की हो जानी है। अब गिन लो कि कितने ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। इससे जो आपकी व्यवस्था पे, शरीर पे और सेहत पे असर पड़ना है, मैं क्या बताऊं। 2 डिग्री औसत बढ़ोतरी की बात हो रही है तापमान की, 2 डिग्री औसत। और वो औसत बढ़ोतरी माने ये नहीं होगा कि दिन में और रात में सब में 2 डिग्री बढ़ जाना है। वो जो ज्यादातर तापमान बढ़ेगा वो दिन में बढ़ेगा, रात में लगभग उतना ही रहना है, थोड़ा सा बढ़ेगा। इसका मतलब दिन में बढ़ेगा 4 डिग्री, और जिस दिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट होगा उस दिन बढ़ेगा 8 डिग्री। उत्तर प्रदेश, बिहार में, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में 55-60 डिग्री में जी लोगे। ये बता दो तुम्हारे एसी काम करने वाले हैं? एक बार को कल्पना ही करके देखो तुम्हारे एसी का क्या होगा 60 डिग्री में। एसी पिघल गया होगा। ये जो स्प्लिट एसी होते हैं उनकी जो यूनिट ऊपर रखी होती है, ऊपर जाके देखोगे तो उसमें से धुआं निकल रहा होगा, वो तार वार सब पिघले पड़े होंगे और ऊपर जा ही नहीं पाओगे। दोपहर में 12-1 बजे देखने भी नहीं जा पाओगे ऊपर की एसी काम क्यों नहीं कर रहा है। ऊपर जा रहे होगे, सीढ़ियों पे लड़खड़ा के गिर जाओगे। वैसे भी घर में नहाने को तो छोड़ दो, पीने को भी पानी नहीं होगा। गाड़ी बाहर खड़ी होगी, जाओगे देखोगे टायर फट चुके हैं और पिघल करके चिपक चुके हैं, क्योंकि 2 डिग्री औसत है भाई। लोग कहते हैं 2 डिग्री 2 डिग्री, तो 2 डिग्री नहीं है। उस 2 डिग्री का मतलब है हफ्ते में एक दिन 8 डिग्री और प्रतिदिन 4 डिग्री, क्योंकि इक्वल राइज नहीं है। 2 डिग्री तो एवरेज आउट होके हो रहा है। रात में 0 है तो दिन में 4 है, तब एवरेज 2 आएगा। और जो ये रेंज ऑफ टेम्परेचर बढ़ेगा वो संभाल कैसे पाओगे? अभी आपके शरीर की व्यवस्था एक तरह के तापमान से संतुलन बना चुकी है। वो सब जब बदल जाएगा तो कैसे जी लोगे? कितनी नई तरीके की बीमारी आएंगी, कभी सोचा है? कोविड जैसी हजारों बीमारियां उछल करके आने वाली हैं, क्योंकि वो सब वायरस
बर्फ के नीचे हजारों लाखों करोड़ों साल से दबे पड़े हैं, डॉर्मेंट हैं। जब वो बर्फ पिघलेगी तो वो सारे वायरस बाहर आ जाने हैं। वायरस ऐसी चीज नहीं होती जिसकी कोई उम्र होती है। वायरस लगभग एक केमिकल की तरह होता है। केमिकल कोई उम्र होती है क्या? वायरस को लिविंग नॉन लिविंग दोनों माना जाता है क्योंकि वो केमिकल की तरह होता है। वो करोड़ों सालों तक बर्फ के नीचे पड़ा रह सकता है और जैसे ही बर्फ पिघलेगी वो बाहर आ जाएगा। जैसे कोरोना वायरस बाहर आ गया था उन गुफाओं से, उन चमगादड़ों से। एक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया हिला दी। ऐसे लाखों वायरस हैं जो बाहर आने को तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज हम कहते हैं अरे वहां यूरोप के देशों में कुछ रिफ्यूजी आ गए, बड़ी समस्या हो जाती है। अमेरिका परेशान है कि मेक्सिको और अपने बीच में दीवार खड़ी करेंगे। ट्रंप कह रहा है नहीं, ये जितने हिस्पैनिक्स होते हैं बहुत बुरे लोग होते हैं, हमें रिफ्यूजी नहीं चाहिए। जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, सब में रिफ्यूजी बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत में भी बहुत बड़ा मुद्दा है, रोहिंग्याज। अरे रोहिंग्या वाले आ गए, क्यों आ गए? सीएए का भी पूरा मुद्दा रिफ्यूजीज से ही तो जुड़ा हुआ है। कह रहे कुछ रिफ्यूजी अच्छे होते हैं, उनको आने दो, उनके लिए हम एक विशेष कानून बनाएंगे। दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से 120 करोड़ लोग रिफ्यूजी होने वाले हैं। इनको कौन सा देश रख लेगा ये बताओ? इन्हें क्लाइमेट रिफ्यूजीज बोलते हैं। ये नए तरीके के रिफ्यूजीज हैं, क्लाइमेट रिफ्यूजीज। 12-15 हजार रिफ्यूजी आ जाते हैं, शरणार्थी, तो हमारी हालत खराब हो जाती है ना। और ये 120 करोड़ जब बनेंगे शरणार्थी तो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का क्या होने वाला है और इससे कैसे कैसी लड़ाइयां छिड़ेंगी ये सोचो। और एक बात और समझना, जब लड़ाइयों की बात आ रही है, लड़ाइयां क्लाइमेट चेंज का अपने आप में एक बड़ा कारण है। हमने क्या कहा, जब कार्बन हवा में आता है, कार्बन माने ये जो सूट होता है, कार्बन माने छोटा कार्बन नहीं, पार्टिकुलेट मैटर नहीं, ये जो सूट होता है, जैसा लालटेन जलने पे देखते हो, लालटेन के शीशे पे जो इकट्ठा हो जाता है, जब बम फटता है या बम वर्षा के कारण कहीं आग लगती है तो उस तरह की कालिमा खूब निकलेगी ना। वो कालिमा क्या करती है वातावरण में? हीट को और ट्रैप करती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो अपने आप में ग्रीन हाउस गैस है। तो युद्ध अपने आप में क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट करता है और क्लाइमेट चेंज के कारण युद्ध और जबरदस्त तरीके से न छिड़े ये हो नहीं सकता। सामरिक विश्लेषकों का कहना है कि बहुत संभव है कि अगले विश्व युद्ध का कारण क्लाइमेट चेंज ही हो और अगला विश्व युद्ध बहुत दूर ना हो, बस कुछ सालों या कुछ दशकों की दूरी पर खड़ा हो। कहते भी है ना कि साहब जमीन पीछे छूट गई और ऑयल भी पीछे छूट गया, अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। पहले दोनों विश्व युद्ध हुए थे कॉलोनीज के लिए, जमीन चाहिए, कॉलोनीज। फिर अभी अतीत की जो बड़ी लड़ाइयां हैं पिछले 50 साल की, ज्यादातर हुई हैं तेल के लिए। आने वाली लड़ाई होगी सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए। हम प्यासे मरने वाले हैं। और ये हम तब बात कर रहे हैं जब हम इस पृथ्वी की सबसे सबल प्रजाति हैं। नन्ही गौरैया का सोचो, उसका क्या होगा? पेड़ नहीं और तापमान 55-60, उसका क्या होने वाला है? एक बार को सोचो, उसका दर्द सोचो। पक्षियों का दर्द सोचो। पेड़ सारे काट दिए और तापमान कर दिया 55-60, क्या होगा उनका? और जब हम बात कर रहे थे ना कि प्रजातियां विलुप्त हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो प्रजातियां विलुप्त हुई हैं वो है जो फ्रेश वाटर इकोलॉजी की होती हैं। अपने बच्चों को हम कौन सी दुनिया दे रहे हैं? ये वो हमें कोसेंगे कि हमें क्यों पैदा किया, भुन भुन के मरने के लिए, रोस्टेड टू डेथ। इसके बहुत और आयाम हैं, मैं सबके सब तो अभी एकदम स्मृति से आपको बता नहीं सकता हूं, पर मानव गतिविधि का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो क्लाइमेट चेंज की भयानक चोट न झेलने वाला हो।
आप बताओ ये बेचारे जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं इनका क्या होगा? ये कैसे दिन में काम करेंगे? और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तो सब दिन में ही होती है। किस तरह की हीट वेव्स चलेंगी, लू कैसी हो जानी है, कुछ समझ पा रहे हो? और समझिएगा, हमारी ये जो पूरी शारीरिक व्यवस्था होती है ना, जैसे आप भारतीय हो तो हमारे जीन्स बने हुए हैं एक खास तरीके की टेम्परेचर रेंज में रहने के लिए। जब आप उस टेम्परेचर रेंज में नहीं रहते तो फिर आपको अतिरिक्त इंतज़ाम करने पड़ते हैं। आपको एसी चलाना पड़ता है, या आप किसी ठंडे देश चले गए, भारतीय कनाडा चला गया, तो वो अपना ज़्यादा मोटे कपड़े पहनेगा गर्म। और आप पाते हो कि जब पश्चिमी लोग भारत आते हैं तो भारत की ठंडी में भी वो टी शर्ट पहन के घूम रहे होते हैं, क्योंकि उनका शरीर वो -10 -20 के लिए अभ्यस्त हो गया होता है। भारतीय शरीर बहुत ऊंचे तापमानों के लिए अभ्यस्त नहीं है, और तन पर जब चोट पड़ती है तो उसका असर मन पर पड़ता है। हम साइकोसोमेटिक जीव हैं। हमारी पूरी मानसिक व्यवस्था चरमरा जानी है क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज 2 डिग्री का नहीं है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का चेंज है। हत्या, हिंसा, तमाम तरह के अपराध बहुत बहुत बढ़ जाने हैं। पूरी पृथ्वी को बुखार आ गया और तप रही है। इंसान भी तपेगा, और इंसान तपेगा तो न जाने वो कितने नरकों की आग पैदा करेगा। उसमें हमारा तो जो होगा सो होगा। पृथ्वी की आधी से ज़्यादा प्रजातियां हमने पहले ही मार दी हैं, बाकी सबको हम मार के जाएंगे। कोई मुद्दा है जो मुझसे छूट रहा है प्रमुख? सर, ये एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था तो उसमें हिमालय के ऊपर कुछ बात कही थी इन्होंने। तो ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टेट ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट रिपोर्ट आई थी 2024 की। तो वो बता रहे थे कि 44% जो क्लाइमेट रिलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं इंडिया में वो हिमालयन रीजन में ही होते हैं। इसलिए लद्दाख में ये आंदोलन हो रहा है। क्लाइमेट रिलेटेड जो डिजास्टर्स होती हैं और एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं वो लगभग आधे हिमालय के ही क्षेत्रों में होते हैं। और हिमालय हमारे लिए बहुत मजबूत और बड़ी चीज़ है। उसको हम कहते हैं कि उत्तरी दिशा का हमारा प्रहरी। लेकिन आप अगर जियोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो कहेंगे हिमालय बहुत कमज़ोर पहाड़ हैं। उन्हें बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स। इसीलिए आप पाते हो कि उनमें भूस्खलन इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी वो कच्चे पहाड़ हैं। हिमालय अभी भी कुछ सेंटीमीटर प्रतिवर्ष उठ रहे हैं, अभी वो बन रहे हैं, अभी वो बच्चे हैं, यंग हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं उनको। उनका निर्माण अभी भी हो रहा है, वो बहुत पुराने नहीं हैं। अरावली के पर्वत ले लो, बहुत पुराने हैं, उनमें कुछ नहीं धंसता। या कि आप विंध्याचल चले जाओ, भी पुराना। लेकिन हिमालय नया है। और हिमालय आप जानते हो ना कैसे बना है, कि एक भूखंड आ करके जो पुराना एशिया था उससे टकरा रहा है। और जब दो ऐसे टकराते हैं तो बीच में ऐसे हो जाएगा ना, ये ऐसे था, ये आया आया ऐसे, तो ये हिमालय है। ये ऐसे आया, बहता 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 इसे टकरा गया, हिमालय है। हिमालय अभी बहुत कच्चा है। उस हिमालय का क्या होगा क्लाइमेट चेंज के साथ, आप सोच लो। और आप जा करके देखो तो हिमालय में किस तरीके से पेड़ काटे गए हैं और वन संपदा बर्बाद करी गई है। और जहां से वहां जो कुछ भी लूटा जा सकता है लूटा गया है। हम यहां बैठे हुए हैं मैदानों पर, हमें उतना अंतर नहीं पड़ता है, पर जो लोग वहां के वासी हैं वो तो बिलख रहे हैं ना। जोशीमठ याद है? और कुछ? सर, साथ में जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है वो पहले ये बता रही है कि जिस तरह से कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, हम लोग 3 डिग्री तक के टेम्परेचर राइज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यदि इतना टेम्परेचर राइज हुआ तो 90% हिमालयन रीजन में साल भर तक चलने वाले सूखा पड़ सकता है। और हिमालय क्या होता है जानते हो ना? हिमालय वो दीवार है जिससे टकरा करके मॉनसूनी हवाएं बारिश बनती हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा बारिश उत्तर भारत में कहाँ होती है? पर्वतों में। क्योंकि हिमालय ही वो दीवार है। आपकी बंगाल की तरफ से मॉनसून की हवाएं आती हैं और वो हिमालय की दीवार से टकराती हैं तो बारिश होती है पूरे उत्तर भारत में। फिर उस दीवार पर ही सूखा पड़ने वाला है।
तो बाकी भारत का क्या होगा सोचो, उत्तर प्रदेश का क्या होगा, बिहार का क्या होगा, हरियाणा का क्या होगा, राजस्थान में वैसे ही नहीं कुछ होता, पंजाब का क्या होगा सोच लो। हिमालय पर सूखा, अकल्पनीय बात, वो होने जा रहा है। और है कुछ? सर अगर 3 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ेगा एवरेज टेम्परेचर, तो एक चीज़ है जिसकी हम बात नहीं करते वो पॉलिनेशन। मैंने पढ़ा है और बहुत रिलायबल सोर्सेज से पढ़ा है कि ये 3 डिग्री का भी जो अंदेशा है जी, ये भी पार होने वाला है। जी जी। लोग 5 डिग्री तक की बात कर रहे हैं। मतलब ये भी एक मतलब कंजर्वेटिव सिनेरियो है। हाँ, जो एक्सट्रीम सिनेरियोज में 5 डिग्री तक जा सकता है। 5 डिग्री तक जा सकता है जी। मतलब यहाँ पर जो उन्होंने स्टडी में बताया वो ये कि यदि 3-4 डिग्री तक पहुंचेगा टेम्परेचर, जो पॉलिनेशन होता है वो रिड्यूस बाय हाफ, मतलब आधा हो जाएगा। ये जो फूलों का पॉलिनेशन है, आप जानते हो ना, इन सब के पास एसी नहीं होते, पेड़ पौधों के पास उनका पॉलिनेशन ही खत्म हो जाना है बहुत वजहों से। पॉलन ग्रेन्स कम प्रोड्यूस होंगे और जो एजेंट है पॉलिनेशन का, जब वही नहीं बचेगा तो पॉलिनेशन कहां से होगा? पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए होता है? कोई कीड़ा, कोई भौरा। जब वही नहीं बचा है तो पॉलिनेशन कहां से होगा? पॉलिनेशन नहीं होगा तो तुरंत प्रजाति समाप्त। लेकिन हमारे पास बहुत सारे मनोरंजक झुंझुने हैं, हम टीवी में मुंह डाले हुए हैं, हम सोशल मीडिया में मुंह डाले हुए हैं, और जो मुद्दा ऐसा है कि महाविनाश कि इतिहास में कभी ऐसी नहीं चीज हुई, उससे हम बेखबर हैं, बिल्कुल सो रहे हैं। अगर कुछ मुट्ठी भर इंसान बच गए तो वो हमारी पीढ़ी से पूछेंगे कि तुम कितने बेवकूफ लोग थे यार, तुम राजनीति में घुसे हुए थे, तुम तूतू मैमे में घुसे हुए थे, तुम ये समुदाय उस समुदाय में घुसे हुए थे, तुम खेल कॉमेडी मनोरंजन इसमें घुसे हुए थे, तुम इसमें घुसे हुए थे कि अभी और किस तरीके से हम बड़ी बड़ी इमारतें बनाएं। जब प्रलय आ रही थी तुम ये सब मूर्खताएं कर रहे थे। हमने बहुत सारे आयामों में बात करी कि यहां इतना नुकसान है, यहां कितना नुकसान है, यहां कितना नुकसान है, यहां कितना नुकसान है, यहां कितना नुकसान है। जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी होती है स्ट्रेटजी में, वो मालूम है क्या बोलती है? वो बोलती है ये सब आप अलग अलग देख रहे हो, लेकिन जब ये सब एक साथ होते हैं तो ये मल्टीप्लाई कर जाते हैं। आपने एक जगह देखा कि 10% नुकसान है, आपने दूसरी जगह भी देखा 10% नुकसान है, आपने अपने आप को क्या समझा लिया कि साहब इन दोनों में तो 10% नुकसान है। जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी होती है वो बोलती है ये दोनों जब एक साथ होंगे तो वो हो जाएगा 1.1 रेज़ टू द पावर 2, यानी 1.21, यानी 21% नुकसान हो। 10 नहीं है, वो 21% हो गया तुरंत। और अगर इस तरह के 2 की जगह 6 हो जाएं तो 1.1 रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगा। देख लो, हमने कम से कम अभी 10 अलग अलग आयामों की बात करी है, वो 1.1 रेज़ टू द पावर 10 है, वो देख लो कितना होता है। किसी में दम नहीं है कि खुल के बोल सके कि इस पूरी चीज का एक कारण है जनसंख्या। उल्टे लोग अपने अपने झुंडों की, अपने अपने कबीलों की तादाद बढ़ाने में लगे हुए हैं। भाई मेरे, कार्बन एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। ठीक है, बहुत सीधी सीधी इक्वेशन है, समझ लो। कार्बन एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, मोर और लेस। उसमें जो मीडिएटर होता है वो टेक्नोलॉजी होता है। कंजम्पशन विद अ बेटर टेक्नोलॉजी विल लीड टू लेसर एमिशन। लेकिन आप टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ा लो, मोटे तौर पे ये बात बिल्कुल वैलिड है कि कंजम्पशन इज प्रोपोर्शनल टू एमिशन, कार्बन एमिशन। और कंजम्पशन इक्वल्स पॉपुलेशन इनटू पर कैपिटा कंजम्पशन। सीधी सी बात है बहुत। पर कैपिटा कंजम्पशन तो बढ़ना ही है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत अभी गरीब लोग हैं, उनका तो पर कैपिटा बढ़ना जरूरी है। वो तो बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनको तो और कंजम्पशन चाहिए, उनको घर चाहिए। होमलेस लोग हैं, सड़कों पे सो रहे हैं।
तो पर कैपिटा कंजम्पशन तो बढ़ेगा, और अभी टोटल कंजम्पशन जितना है उसके लिए कई पृथ्वियां चाहिए, पर कैपिटा कंजम्पशन तो बढ़ेगा, तो टोटल एमिशन का क्या होगा फिर? वो बढ़ेगा ही। उसको फिर रोकने का एक ही तरीका है ना, क्या? पॉपुलेशन कम करो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ये में नहीं बात समझ में आ रही, और किसी सरकार में दम नहीं है कि ये बात खोल के बोले कि जनसंख्या को रोकने के अलावा कोई तरीका नहीं है महाप्रलय से बचने का। हम पूरी पृथ्वी को खा चुके हैं। और है कुछ? सर आप जो भी बात कर रहे हैं उससे जुड़ा एक तथ्य है। एक दिन कहलाता है अर्थ ओवरशूट डे, कि पूरे साल का एक वो दिन जब तक आते आते हम पृथ्वी की उस साल की जितनी रिसोर्सेज थी वो सब हम खत्म कर चुके होते हैं। तो उसमें कहा जाता है कि अभी पृथ्वी का जो कंजम्पशन है हम इंसानों का, अक्टूबर में आ जाता है। जी वो अगस्त में आ जाता है, अगस्त में ही और वो और पहले बढ़ता और पहले बढ़ता ही होता जा रहा है। मतलब समझ हर रहे हो, साल भर का बजट दे रखा है पृथ्वी ने कि साहब इतना दिया, 31 दिसंबर तक खाना, जितना 31 दिसंबर तक खाना है इंसान उसको अगस्त में ही खा के खत्म कर देता है। तो अगस्त के बाद क्या कर रहे हो? अगस्त से दिसंबर तक ओवर ड्रॉ कर रहे हो, जो तुम्हें लेना नहीं चाहिए, जो तुम्हारा जायज हक अधिकार नहीं है, तुम उतना ले रहे हो। किससे ले रहे हो जानते हो? पशु पक्षियों से, पौधों से, पर्यावरण से, पृथ्वी को ही खा रहे हो। और ये ऐसा नहीं कि खा के निवृत्त हो जाओगे, वो कर्जे की तरह चढ़ता जाता है ऊपर। अधिक खाया है तो कर्ज की तरह चढ़ जाता है ना, और वो कर्जा हर साल कंपाउंडेड इंटरेस्ट की तरह, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ रहा है। पर हमें इसमें आधा रुचि है कि अगली कौन सी मनोरंजक और उत्तेजक मूवी आ रही है और उसमें कौन सी कोमलांगिनी ने आइटम नंबर बताया है, और कौन सी सेलिब्रिटी ने कितने बच्चे पैदा कर दिए, और कौन सी सेलिब्रिटी ने नया प्राइवेट जेट खरीदा है जिसमें वो कार्बन एमिट करते हुए कौन सी जगह पे जा करके अपना फोटो शूट कर रही है। हमें इसमें ज्यादा रुचि है जानने में। एक भी तुम्हारी सेलिब्रिटी है जो ये बात कर रही हो, तो तुमने उनको सेलिब्रिटी क्यों बना रखा है? एक भी तुम्हारा नेता है जो ये बात कर रहा हो, तुमने उनको नेता क्यों बना रखा है? एक भी मीडिया चैनल है जो ये बात कर रहा हो, नहीं तो तुम उनको देखते क्यों हो? ये सब तो पाइट पाइपर्स हैं। पाइट पाइपर और फैमिली की कहानी पता है ना? वो अपनी बीन बजाते हुए जा रहा है और सारे चूहे उसके पीछे पीछे, उसने सबको जाकर के पहाड़ से नीचे कर दिया, सब मर गए। वैसे ये सब सेलिब्रिटी आगे अपना तुम्हें सम्मोहित करने वाला, हिप्नोटाइज करने वाला संगीत बजाते चल रहे हैं। तुम चूहों की तरह इनके पीछे पीछे जा रहे हो। किधर को जा रहे हो? अपनी मौत की ओर जा रहे हो इनके पीछे पीछे। जिस सबसे मुझे अफसोस होता है जिस बात का, जो ये करतूते कर रहे हैं वो सबसे बाद में मरेंगे। सबसे पहले इंसानों में मरेंगे जो सबसे गरीब हैं। इसमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा गरीबों पर कहर टूटेगा, और टूट रहा है। और इंसानी गरीबों से भी पहले उन पर टूटेगा जो इंसानी गरीबों से भी ज्यादा गरीब हैं, पशु पक्षी और पौधे, जिन बेचारों की कोई खता ही नहीं। मैं फिर पूछ रहा हूं, उस चिड़िया ने हमारा क्या बिगाड़ा है जो हमारी हरकतों से अब कहीं की नहीं रही, बर्बाद? पर हमारे पास हमारी कामनाएं हैं, हमारे अरमान हैं जो हमें पूरे करने हैं। किसी भी हालत में मुझे तो अपने अरमान पूरे करने हैं। पूरा का पूरा ग्रह भेंट चढ़ गया हमारे अरमानों की, और ये अरमान ऐसी चीज है ना, ये सब कुछ खा लें तो भी पूरे नहीं होते। और कुछ? बहुत कुछ है अभी, और खुद जाइए, देखिए, पढ़िए, समझिए। अगर इतिहास लिखने के लिए कोई बचा रहा ना, तो इतिहास जवाब मांगेगा। क्या जवाब दोगे?
आपको नमस्ते, आचार्य जी को प्रणाम, संस्था के सभी सदस्यों का धन्यवाद, सत्र में जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं। मेरा नाम महेंद्र है, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। और मैं क्या करता हूँ ये थोड़ा बताना मुश्किल है। करीब एमबीए करने के बाद 18 साल में भारत के जितनी भी बड़ी अग्रणी कारपोरेट कंपनियां हैं उसमें कार्य करने का अवसर मिला। 10 साल से करीब मैंने अपना व्यवसाय किया और जीवन बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। संसार की जो भी मुख्य प्राप्तियां होती हैं, कह सकते हैं किसी भी युवा का एक सपना होता है जिंदगी में, पद प्रतिष्ठा पैसा, जीवन में सारी आवश्यकता, रुपया पैसा, गाड़ी घोड़ा, घर मकान, विदेश यात्रा, ये सारी पूर्ति करने के बाद एक अंदर से सब कुछ मिलने के बाद भी खालीपन रहता था। तो अभी ये है कि चारों सत्रों से जुड़ा हुआ हूँ और 2 साल से करीब जो आचार्य जी की शिक्षाओं को ले रहा हूँ, उससे जो एक अमूलचूल परिवर्तन जीवन में हो रहा है, जो भारत की स्थिति थी या पूरे संसार की स्थिति है, या जो बड़ा चिंता का विषय था समाज का, जैसे नैतिक पतन हो चुका था, बड़ी देख की कुंठा होती थी। हम लोग कारपोरेट में थे, सूर्यास्त के बाद मैं देखता था सारे युवाओं की हालत की शब मांस और मदिरा की तरफ जो है, वो 100 में से 99% आदमी ऑफिस से निकलने के बाद मांस और मदिरा की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे होगा, इस दुनिया का क्या हाल होगा, परिवर्तन कैसे आएगा, कैसे कौन करेगा। लेकिन जब आचार्य जी के सानिध्य में आए, जब सत्य को करीब से देखा और आचार्य जी का संघर्ष देखा, तो मुझे लगा एक एक नई उम्मीद जगी, एक नई आशा जगी और ऐसा लगा कि शायद अब कुछ संभव है। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोगों का भी प्रयास है कि जो भी सार्थक से सार्थक सहयोग और मदद कर सकें आचार्य जी को, उसको करते हुए जीवन में आगे बढ़ें।